कहानी की शुरुआत होती है साल 1914 से, जब साउथ अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक शिप कई हफ्तों का लंबा सफर तय करते हुए एक ऐसे वीरान आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है जो दुनिया से ऑलमोस्ट कटा हुआ था। उसी शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर भी मौजूद होता है। सरकार ने उसे वहां 1 साल के लिए भेजा था ताकि वह आइलैंड के बदलते मौसम, हवा की डायरेक्शन, बारिश, समुद्र कंडीशंस और बाकी रीडिंग्स का पूरा डेटा कलेक्ट कर सके। उसके पास साल भर का राशन था, जरूरी सामान था, टूल्स थे और इतना सब कुछ था कि वह उस सुनसान जगह पर बिना किसी मदद के 1 साल सरवाइव कर सके। बाहर से यह असाइनमेंट जितना आसान लग रहा था, असल में उतना था नहीं, क्योंकि डेविड जिस आइलैंड पर जा रहा था वहां उसका सामना मौसम से कम और एक ऐसे डर से ज्यादा होने वाला था जो इंसान को बाहर से नहीं अंदर से बदल देता है। शिप धीरे धीरे आइलैंड के करीब पहुंच रहा होता है। तभी कैप्टन डेविड से एक सवाल करता है। वह कहता है, लोगों ने तुमसे जब पूछा कि समुद्र पर जाने का फैसला क्यों किया, तब उन्होंने सबसे पहले यही पूछा होगा कि तुम भाग किस चीज से रहे हो। डेविड इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके चेहरे का सन्नाटा साफ बता रहा होता है कि वह इस आइलैंड पर सिर्फ नौकरी करने नहीं आया। वह किसी चीज से दूर जाना चाहता था, शायद अपने पास्ट से, शायद दुनिया से, या शायद खुद से। और कई बार यही भागना इंसान को ऐसी जगह ले आता है जहां से वापसी सिर्फ रास्तों से नहीं, दिमाग से भी मुश्किल हो जाती है। कुछ देर बाद शिप आइलैंड के किनारे पहुंचता है। छोटी बोट नीचे उतारी जाती है, सामान निकाला जाता है और डेविड पहली बार उस आइलैंड पर कदम रखता है। जैसे ही वह नीचे उतरता है, उसे सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है खामोशी। ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं देती बल्कि बेचैन कर देती है। वहां एक भी बर्ड नहीं है, कोई जानवर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा, गीले पत्थर, काला समुद्र और दूर खड़ा एक अकेला लाइट हाउस। कैप्टन भी इस चीज को नोटिस करता है। वह कहता है कि यहाँ पहले से तैनात वेदर ऑफिसर उन्हें लेने क्यों नहीं आया, क्योंकि इतना तो तय था कि इस आइलैंड पर उनसे पहले भी कोई रह रहा था। आइलैंड पर 2 मेन जगह थी, एक छोटा सा हाउस जहां वेदर ऑफिसर को रहना होता था और थोड़ी दूरी पर एक लाइट हाउस। कैप्टन और डेविड सबसे पहले उस हाउस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहीं पुराने ऑफिसर को होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, दोनों ठिठक जाते हैं। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पुल्टा पड़ा था, चीजें यहाँ वहां फैली हुई थीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई आदमी अपनी ड्यूटी पूरी करके शांति से यहाँ से गया होगा। पूरा कमरा देखकर यही लगता था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था। कोई अचानक गया था या शायद जाने दिया गया था। इस डिस्कवरी के बाद कैप्टन और अनईजी हो जाता है। अब दोनों की नजर लाइट हाउस की तरफ जाती है। वे वहां पहुंचते हैं और जितना पास आते हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है। पूरा लाइट हाउस बाहर से नुकीले लकड़ों, तख्तों और रफ बैरिकेड से घिरा हुआ होता है, जैसे किसी ने उसे रहने की जगह नहीं, किले की तरह तैयार किया हो। जैसे अंदर रहने वाला आदमी किसी चीज से बहुत बुरी तरह डरा हुआ हो। कैप्टन कई बार दरवाजा खटखटाता है, आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वे दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम था ग्रूनर। ग्रूनर को देखकर ही समझ आ जाता है कि वह बहुत लंबे समय से इंसानों से दूर रह रहा है। चेहरा रफ, आंखों में अजीब ठंडापन, बात करने का तरीका टूटा हुआ और ऑलमोस्ट बेजान। कैप्टन उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रूनर के जवाब साफ नहीं होते। कभी वह कहता है टाइफस से मर गया, कभी कहता है 1 दिन बाहर गया और फिर लौट कर नहीं आया। उसके वर्ड से ज्यादा उसके टोन में प्रॉब्लम थी। किसी आदमी के गायब हो जाने से भी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो इस आइलैंड पर मौत, गुमशुदगी और खामोशी सब नॉर्मल बात हो। यही वह पल था जब कैप्टन समझ गया कि यह जगह सेफ नहीं है। कैप्टन बाहर आकर डेविड से आखिरी बार कहता है कि अगर वह चाहे तो अब भी उनके साथ वापस चल सकता है, अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन डेविड मना कर देता है। शायद उसकी जिद थी, शायद जरूरत थी, शायद उसे लगा कि एक अजीब आदमी की वजह से जॉब छोड़ना कमजोरी होगी। कैप्टन जाते जाते उसे एक गन देता है और साफ कहता है कि जिद और बेवकूफी में फर्क होता है। फिर शिप वापस मुड़ जाता है और जैसे जैसे वह होराइजन में छोटा होता जाता है, डेविड पहली बार सच में रियलाइज करता है कि अब वह पूरी तरह अकेला है। उसके और सिविलाइज दुनिया के बीच अब सिर्फ समंदर बचा है। डेविड अपने हाउस में लौटता है और खुद को नॉर्मल फील कराने की कोशिश करता है। वह सामान जमाता है, वेदर टूल्स सेट करता है, बिस्तर लगाता है, शेल्व्स ठीक करता है, लेकिन जगह में एक अजीब भारीपन है, जैसे वॉल्स भी कुछ जानती हों। रात को जब वह ड्रॉर खोलता है तो उसे एक पुरानी डायरी मिलती है, शायद यही पिछले ऑफिसर की थी। वह लैंप जलाकर उसे पढ़ना शुरू करता है। शुरू के पेजेस नॉर्मल हैं, मौसम के नोट्स, प्लांट्स, बर्ड्स, सी ऑब्जर्वेशंस। फिर उसे एक फोटो दिखती है किसी वुमन की, जिसके पीछे लिखा होता है लव। शायद वह उस ऑफिसर की वाइफ थी। लेकिन डायरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसका टोन बदलता जाता है। वर्ड्स घबराहट भरे हैं। कुछ पेजेस पर अजीब स्केचेस बने हैं, ऐसे समुद्री क्रीचर्स के जो इंसान जैसे भी लगते हैं और नहीं भी। यहीं से डेविड के दिमाग में पहली बार डर की बहुत हल्की लेकिन डेंजरस शुरुआत होती है। अगली सुबह वह बीच पर रीडिंग्स लेने जाता है, टेम्परेचर नोट करता है, हवा की डायरेक्शन
लोकेशन देखता है, समुद्र कंडीशंस लिखता है। तभी उसकी नजर रेत पर बने पत्थरों के कुछ सर्कल्स पर पड़ती है जिनके बीच शेल्स रखे होते हैं। वे इतने एग्जैक्ट होते हैं कि किसी भी एंगल से नेचुरल नहीं लगते। कोई है जो ये पैटर्न्स बना रहा है, कोई ऐसा जो इस आइलैंड को हमसे अलग तरह से समझता है। डेविड कुछ सेकंड्स तक उन्हें देखता है, मगर फिर खुद को समझाता है कि शायद ग्रूनर ने किया होगा, लेकिन बेचैनी वहीं रहती है। बाद में जब वह दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो उसे ऊपर ग्रूनर के साथ कोई और शेप भी नजर आती है। एक पल के लिए लगता है कि वहाँ कोई दूसरा इंसान भी है, लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो जाती है। रात होती है और पहली बार आइलैंड अपना असली चेहरा दिखाता है। डेविड हाउस के अंदर अकेला बैठा होता है कि तभी दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। पहले उसे लगता है कि शायद ग्रूनर होगा। वह आवाज लगाता है मगर जवाब नहीं आता। नॉक फिर होता है, इस बार और अजीब, जैसे कोई इंसानी नॉक की नकल कर रहा हो, लेकिन ठीक से कर नहीं पा रहा। डेविड लैंप लेकर दरवाजे के पास जाता है, नीचे झुककर देखता है और वहीं जम जाता है। दरवाजे की नीचे वाली दरार से एक गीला, लंबी उंगलियों वाला अजीब सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वह इंसानी हाथ नहीं था, उसके मूवमेंट में जानवरों वाली हिंसा भी थी और किसी हद तक समझ भी। अगले ही पल दरवाजे पर जोरदार धक्का लगता है। डेविड पैनिक में बेसमेंट की तरफ भागता है और वहीं छिप जाता है। ऊपर से चीजें टूटने की आवाजें आने लगती हैं, लकड़ी चटकती है, सामान गिरता है और घर के अंदर ऐसी आवाजें घूम रही होती हैं जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। डेविड बेसमेंट की एक छोटी दरार से बाहर झांकता है और पहली बार उस क्रीचर को साफ देखता है। वेट स्किन, अजीब चेहरा, चमकती आंखें, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका लुक नहीं था। सबसे डरावनी चीज थी उसकी सर्चिंग। वह रैंडम अटैक नहीं कर रहा था, वह डेविड को ढूंढ रहा था, जैसे उसे पता हो कि वह कहीं यहीं छिपा हुआ है। फिर क्रीचर की नजर उसी दरार पर पड़ती है। वह झपटता है, अपनी उंगलियां अंदर घुसाने की कोशिश करता है। डेविड के पास टाइम नहीं होता। वह पास पड़ा नाइफ उठाता है और जैसे ही क्रीचर की आंख पास आती है, पूरी ताकत से उसे उसी आंख में घोंप देता है। क्रीचर दर्द से चीखता है और पीछे हट जाता है। डेविड उस रात बच तो जाता है, लेकिन अब उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। सुबह जब वह बाहर निकलता है तो उसे हाउस के अंदर खून और बाहर रेत पर अजीब फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो सीधे समुद्र तक जाते हैं। अब उसके दिमाग में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। डायरी के स्केचेस, लाइट हाउस के स्पाइक्स, रात की नॉक, सब कुछ। डर के मारे वह तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है और ग्रूनर से अंदर लेने की गुहार लगाता है, लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता। वह ऊपर से पानी फेंकता है और सिर्फ इतना कहता है, तुझे बोट पर ही रह जाना चाहिए था। यह लाइन सुनकर डेविड को पहली बार समझ आता है कि इस आइलैंड पर डेंजर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वह वापस हाउस में आता है और उसे फोर्ट की तरह तैयार करना शुरू कर देता है। विंडोज बंद करता है, बोर्ड्स लगाता है, बाहर लकड़ी और बुक्स का घेरा बनाता है, उन पर लैंप ऑयल डालता है, राइफल लोड करता है और रात का इंतजार करता है। लेकिन जिस हॉरर का वह इंतजार कर रहा था वह उससे कहीं बड़ा निकलता है। रात होते ही समुद्र से एक क्रीचर नहीं, पूरा झुंड बाहर आता है। वे सीधे हाउस की तरफ बढ़ते हैं, उसे घेर लेते हैं, दरवाजे पर प्रहार करते हैं, विंडोज हिलाने लगते हैं। डेविड फायरिंग करता है। कुछ क्रीचर्स गिरते हैं मगर बाकी पीछे नहीं हटते। वे और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। आखिरकार वह बाहर बने ऑयल वाले घेरे में आग लगा देता है। फ्लेम्स उठते ही क्रीचर्स पीछे हटते हैं। साफ था वे आग से डरते थे, लेकिन इस मूव की कीमत बहुत भारी पड़ती है। उसका अपना हाउस भी आग पकड़ लेता है। अब पीछे मॉन्स्टर्स थे और आगे लपटे। डेविड किसी तरह खुद को बचाते हुए बर्निंग हाउस से बाहर निकलता है और लाइट हाउस के पास चट्टानों के पीछे छिप जाता है। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका होता है। रात में बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन सुबह तक उसका हाउस राख में बदल चुका होता है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, लाइट हाउस। अगली सुबह वह ग्रूनर को बाहर निकलते हुए देखता है और मौका देखकर उसे गन पॉइंट पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक फीमेल क्रीचर उस पर झपटती है। डेविड उसे काबू में ले लेता है और उसे मारने की धमकी देकर ग्रूनर को मजबूर करता है कि वह उसे अंदर रहने दे। यहीं पहली बार वह फीमेल क्रीचर साफ दिखाई देती है। वह बाकी क्रीचर्स जैसी लगती तो है, लेकिन अलग भी है। उसके शरीर पर स्वेटर जैसा कुछ है। ग्रूनर उसे अपने पास बुलाता है और वह उसकी बात मान भी लेती है। डेविड शॉक में पड़ जाता है। ये रिलेशन क्या है? ये क्रीचर उसकी बात क्यों मानती है? ग्रूनर उसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है जैसे कोई इंसान अपने पालतू जानवर को करता है? आखिरकार डील हो जाती है। डेविड लाइट हाउस के अंदर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका जला हुआ हाथ काफी हद तक ठीक हो चुका है। वजह वही फीमेल क्रीचर होती है जो उसका घाव चाट रही थी। उसकी सलाइवा में हीलिंग इफेक्ट था। यही वह मोमेंट है जहां डर के साथ क्यूरियोसिटी भी पैदा होती है। यही फीमेल बाद में डेविड के लिए सिर्फ एक क्रीचर नहीं रहती, वह उसे एक नाम देता है, एनेरिस। अब लाइट हाउस के अंदर एक नया रूटीन शुरू होता है। दिन में डेविड छोटे बड़े काम करता है, पानी लाता है, लाइट हाउस मेंटेन करता है, मशीनरी संभालता है, राशन देखता है।
रात को वह ग्रूनर के साथ बैल्कनी पर खड़ा होकर क्रीचर्स के अटैक्स का सामना करता है। पहली रात डेविड लगभग यूजलेस साबित होता है। वह डर के मारे फ्रीज हो जाता है और लगभग बेहोश पड़ जाता है, लेकिन ग्रूनर लड़ता रहता है। अगली रात वह जानबूझकर डेविड को बाहर छोड़ देता है ताकि वह खुद सीखे। सुबह तक डेविड खून में लथपथ होता है, लेकिन जिंदा। धीरे धीरे वह भी इस आइलैंड की लैंग्वेज सीखने लगता है, डर, इंतजार, हमला और बचाव की लैंग्वेज। दिन गुजरते हैं और डेविड बदलने लगता है। पहले वह यहाँ सिर्फ सरवाइव करना चाहता था, अब वह रोज रात लड़ रहा है। वायलेंस उसके लिए रूटीन बनती जा रही थी। इसी दौरान उसकी नजर एनेरिस पर टिकने लगती है। पहले क्यूरियोसिटी, फिर सिंपैथी, फिर धीरे धीरे एक स्ट्रेंज कनेक्शन। उसे फील होने लगता है कि एनेरिस सिर्फ कोई एनिमल नहीं है, उसमें दर्द है, इमोशंस है, समझ है। वह बहुत कुछ फील करती है, बस इंसानों की तरह बोल नहीं सकती। और धीरे धीरे डेविड यह भी समझने लगता है कि रात को हमला करने वाले क्रीचर्स शायद सिर्फ मारने नहीं आते, वे एनेरिस को वापस लेने आते हैं। ग्रूनर का बिहेवियर इस बात को और क्लियर कर देता है। वह एनेरिस को किसी साथी की तरह नहीं, एक कैप्टिव की तरह रखता है। उसे कंट्रोल करता है, इंसल्ट करता है, हर्ट करता है और अपनी प्रॉपर्टी समझता है। एक दिन वह ऑलमोस्ट खुले शब्दों में कहता है कि सिविलाइज्ड दुनिया में हर आदमी किसी न किसी का सर्वेंट होता है, लेकिन इस आइलैंड पर वह किंग है। यहीं डेविड समझ जाता है कि ग्रूनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस नहीं, पावर है। वह अकेला आदमी जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह एक ऐसा आदमी है जो कंट्रोल खोना नहीं चाहता। कुछ समय बाद अटैक्स कम होने लगते हैं। खौफ और बढ़ जाता है, क्योंकि शांति भी हमेशा सुरक्षित नहीं होती। एक रात दोनों चेस खेलते खेलते लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल जाते हैं। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स इस बार बहुत बड़ी संख्या में हमला करते हैं। वे ऑलमोस्ट लाइट हाउस तक चढ़ाते हैं। बुलेट्स कम पड़ने लगती हैं। ग्रूनर घायल हो जाता है। कुछ समय के लिए सचमुच लगता है कि अब दोनों नहीं बचेंगे, लेकिन फिर सुबह हो जाती है। जैसे ही धूप निकलती है, क्रीचर्स पीछे हट जाते हैं। अब यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि सनलाइट उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, और शायद अभी तक दोनों सिर्फ इसी वजह से जिंदा हैं। इसके बाद डेविड समझ जाता है कि यह लड़ाई ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एमो कम हो रहा था, फूड कम हो रहा था और विल भी टूट रही थी। तभी एक दिन उसे दूर एक बोट दिखती है। उसके अंदर उम्मीद वापस लौट आती है। वह फ्लेयर गन लेकर सिग्नल देने दौड़ता है। शायद यही उसका आखिरी मौका था, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। वह आइलैंड पर और लोगों को नहीं आने देना चाहता। वह नहीं चाहता कि कोई जाए। वह नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई यह बीमार दुनिया टूटे। इसी टकराव के दौरान एनेरिस पहली बार ओपनली डेविड की साइड खड़ी दिखती है। यहीं से ग्रूनर के अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी और हेट तीनों साथ बढ़ने लगते हैं। कुछ दिन बाद डेविड व्हेल बोन से एनेरिस के लिए एक छोटी नाव बनाता है। एनेरिस उसे देखकर उसे आइलैंड के एक हिडन हिस्से में ले जाती है, जहां एक असली छोटी नाव रखी होती है। डेविड हैरान रह जाता है। ग्रूनर बताता है कि कुछ समय पहले पोर्चुगीज स्मगलर्स का शिप स्टॉर्म में यहां फंस गया था। कुछ लोग किनारे तक पहुंचे भी थे, लेकिन सुबह होने से पहले क्रीचर्स ने उन्हें खत्म कर दिया। उस डूबे हुए शिप में डायनामाइट भी था। यही सुनकर डेविड के दिमाग में एक प्लान आता है। अगर वे डूबा हुआ जहाज तक पहुंच जाएं और डायनामाइट निकाल लाएं, तो शायद क्रीचर्स को हमेशा के लिए रोका जा सकता है। दोनों बोट लेकर wreck वाली जगह तक जाते हैं। डेविड भारी डाइविंग सूट पहनकर नीचे उतरता है। समुद्र के नीचे का माहौल बहुत क्रीपी है। टूटा हुआ शिप, धुंधला पानी, जंग लगे हिस्से और हर तरफ ऐसी चुप्पी जो सांस तक भारी कर दे। डेविड को डायनामाइट के बॉक्सेस मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसे पानी में छोटे क्रीचर बच्चे दिखाई देते हैं। वे उस पर वैसे हमला नहीं करते जैसे बड़े करते हैं, बस उसे देखते हैं। यही पहली बार डेविड डीपली रियलाइज करता है कि ये क्रीचर्स भी फैमिली रखते हैं। इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी दुनिया है। ये सिर्फ रैंडम मॉन्स्टर्स नहीं है। वह किसी तरह ऊपर लौट आता है और दोनों डायनामाइट को लाइट हाउस के आसपास ट्रैप की तरह बिछा देते हैं। फिर मौसम बदलने लगता है। विंटर आने लगता है। अटैक्स अचानक बंद हो जाते हैं। ग्रूनर को शक होता है कि एनेरिस ने अपने लोगों को वार्निंग दे दी है। गुस्से में वह उसे और क्रूल तरीके से हर्ट करता है। डेविड अब यह सब और नहीं सह पाता। आखिर दोनों एक ट्रैप बनाते हैं। मेन डोर खुला छोड़ा जाएगा। एनेरिस की आवाज से क्रीचर्स को पास बुलाया जाएगा, और जैसे ही वे इनफ पास आएंगे, डायनामाइट ब्लास्ट कर दिया जाएगा। रात आती है। एनेरिस की आवाज अंधेरे में गूंजती है। समुंदर हिलता है और एक एक करके क्रीचर्स बाहर आने लगते हैं। फिर कई, फिर पूरा झुंड। उनका मकसद साफ था, एनेरिस को वापस लेना। ग्रूनर ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कनेक्शन काम नहीं करता। अफरा तफरी शुरू हो जाती है। डेविड ऊपर भागकर वायर्स जोड़ता है। नीचे ग्रूनर अकेला क्रीचर्स को रोकता है। आखिरकार कनेक्शन ठीक होता है। पहला ब्लास्ट होता है और कई क्रीचर्स उसी में उड़ जाते हैं। फिर दूसरा ब्लास्ट और भी पास में। पूरा इलाका धुएं, आग, खून और चीखों से भर जाता है। सुबह जब दोनों होश में आते हैं, चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स पड़े होते हैं। ग्रूनर घायल बच्चों को भी खत्म कर रहा होता है, लेकिन डेविड की नजर एक
क्रीचर के गले में पड़े बोन नेकलेस पर पड़ती है। बस यहीं से सब बदल जाता है। उसे समझ आता है कि वे सिर्फ बीस्ट्स नहीं थे, उनका भी कल्चर था, रिश्ते थे, पहचान थी। उसी दिन के बाद बीच पर मोर्न जैसी आवाजें आने लगती हैं। छोटे क्रीचर बच्चे दूर से दिखाई देते हैं। डेविड को गिल्ट होने लगता है कि उन्होंने सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं, एक पूरी कम्युनिटी को तोड़ दिया। वह बीच पर पत्थरों का एक सर्कल बनाता है और बीच में वही टॉय बोट रख देता है ताकि एनेरिस समझ जाए कि उसका इरादा अब लड़ने का नहीं है। इसी बीच उसे एक और बहुत बड़ा सच पता चलता है। ग्रूनर असल में ग्रूनर है ही नहीं, वह वही पुराना वेदर ऑफिसर अल्दोर विगिलैंड है। उसने अपनी पहचान बदल ली थी। उसने आइलैंड नहीं छोड़ा। लॉस, लोनलीनेस और मैडनेस ने उसे धीरे धीरे तोड़ दिया था। ये जानने के बाद डेविड पहली बार खुद से भी डरने लगता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ग्रूनर क्या बन गया, सवाल ये भी था कि क्या वह खुद भी उसी रास्ते पर चल रहा है। अगली शाम डेविड बीच पर जाता है और देखता है कि उसकी बोन बोर्ड गायब है। पास में एक चाइल्ड क्रीचर उसे पकड़े हुए बैठा है। डेविड धीरे धीरे अपनी टॉर्च नीचे रख देता है, हाथ ऊपर कर देता है और ट्रस्ट दिखाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद एनेरिस पानी से बाहर आती है। उसके पीछे बाकी क्रीचर्स भी आते हैं, लेकिन इस बार कोई अटैक नहीं करता। पहली बार साफ दिखता है कि शायद वे हमेशा से सिर्फ अपनी कैप्टिव को वापस लेने आए थे। शायद असली कब्जा करने वाले इंसान थे। शायद असली वॉर गलतफहमी, डर और कब्जे से पैदा हुई थी। डेविड ग्रूनर को समझाने की कोशिश करता है कि वे रॉन्ग थे। क्रीचर्स ट्रूस चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर के लिए पीस पॉसिबल नहीं थी। अगर डर खत्म हो जाता तो उसकी पावर भी खत्म हो जाती। वह एनेरिस को आदेश देता है कि वापस आओ, लेकिन पहली बार एनेरिस उसकी बात नहीं मानती। यही चीज उसे अंदर से तोड़ देती है। वह गुस्से में फ्लेयर गन चलाता है और वह जाकर एक छोटे चाइल्ड क्रीचर को लगती है। बच्चा वहीं मर जाता है। ये देखते ही क्रीचर्स वापस पानी में भाग जाते हैं और एनेरिस का ट्रस्ट भी टूट जाता है। डेविड गुस्से से भड़क उठता है और ग्रूनर पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच वायलेंट फाइट होती है। जब ग्रूनर उसे मारने ही वाला होता है, तभी डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, अल्दोर विगिलैंड, तुम मर्डरर नहीं हो। ये सुनते ही ग्रूनर रुक जाता है, जैसे एक पल के लिए उसे अपना पुराना इंसान याद आ गया हो। वह बुदबुदाता है, लव लव लव, जैसे अपनी खोई हुई वाइफ को याद कर रहा हो। और फिर आखिरकार वह लाइट हाउस से बाहर निकलकर खुद को क्रीचर्स के सामने छोड़ देता है। कुछ ही पलों में वे उसे मार देते हैं। अब डेविड फिर अकेला बच जाता है। टाइम गुजरता है, 1 साल पूरा हो जाता है। फिर एक नया शिप आइलैंड पर आता है, नए वेदर ऑफिसर के साथ। वे डेविड को ग्रूनर समझते हैं। उससे पूछते हैं कि यहाँ का वेदर ऑफिसर कहाँ है, और यही सबसे डिस्टर्बिंग बात होती है। डेविड उनकी गलतफहमी ठीक नहीं करता। वह वही जवाब देता है जो कभी ग्रूनर ने दिया था। वह मर गया या बाहर गया और लौटकर नहीं आया। नए लोग चले जाते हैं और डेविड बैल्कनी पर खड़ा होकर समुंदर की तरफ देखता रह जाता है। यही फिल्म खत्म होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या डेविड गिल्ट की वजह से आइलैंड पर रह गया? क्या लोनलीनेस ने उसे भी बदल दिया? क्या वह भी उसी साइकिल का हिस्सा बन चुका है जिसमें पहले अल्दोर वाइगलैंड फंसा था? दूसरी तरफ एनेरिस और उसके लोग अब शायद आजाद हैं, लेकिन उस फ्रीडम की कीमत बहुत भारी थी, और यही कोल्ड स्किन की असली ताकत है। ऊपर से ये मूवी क्रीचर्स वर्सेस ह्यूमंस वाली सर्वाइवल स्टोरी लगती है, लेकिन अंदर से ये लोनलीनेस, कंट्रोल, कैद, गिल्ट और इंसान के अंदर का पागलपन की कहानी है। ये फिल्म बार बार यही फील कराती है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, जरूरी नहीं वही असली मॉन्स्टर हो। कई बार असली मॉन्स्टर वह होता है जो इंसान के अंदर धीरे धीरे पैदा होता है।